तो यह 12th क्लास साइकोलॉजी का पहला चैप्टर है, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इस चैप्टर में हम सभी लोग समझेंगे कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे असेसमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं। हम जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इसका असेसमेंट कैसे होता है, डिफरेंट टाइप की जो इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, पास्ट मॉडल ऑफ थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अलावा हम समझेंगे कल्चर के बारे में, समझेंगे कल्चर क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर। तो हम सभी लोगों ने अपने आसपास अपने समाज में ढेर सारे लोगों को हम रोज देखते हैं। अलग अलग तरह के लोग हमें मिलते हैं। सबके किसी भी चीज़ को परसीव करने की क्षमता अलग होती है, सोचने की उनका जो है तरीका अलग होता है, उनका परफॉर्मेंस जो है अलग होता है। ठीक है, तो लोग अलग अलग होते हैं। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि भाई ये लोग अलग अलग होते हैं तो क्यों, ऐसा क्या है जो है लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। लोग कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा क्या है जिससे लोग एक दूसरे से अलग व्यवहार करते हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं लोगों में, उनको हम कैसे हम एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे इस किताब में परिभाषित किया गया है, तो उसको समझिए। जो लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनके जो भी बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, उसमें कुछ डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस होते हैं। इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें दो शब्द आते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस। तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो दो समूहों में एकदम अलग अलग होती हैं और जिसको हम इजीली हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दो कल्चर हैं। ठीक है, और दोनों कल्चर दो कम्युनिटी हैं, उनमें उनके कल्चर में थोड़ा थोड़ा बदलाव रहता है। ठीक है, तो अब ये तो दो कम्युनिटी के कल्चर में जो ये बदलाव है, हम इसको इजीली हम जो है समझ जाते हैं कि इस कम्युनिटी का कल्चर थोड़ा अलग है, इस कम्युनिटी का अलग है। तो यही जो कल्चर में जो डिफरेंस है, यही है डिस्टिंक्टिवनेस। यही दोनों को अलग कर देती है। और दूसरा समझिए, वेरिएशन का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब वेरिएशन को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक ग्रुप है, उसमें कुछ चीजें हैं, तो उसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है एक वस्तु दूसरे वस्तु से। ठीक है, जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम में किसी का 20 में से 18 नंबर आया, किसी का 19 नंबर आया, तो किसी का 17 आ गया, किसी का 16 आ गया, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यही होता है वेरिएशन। तो इस तरीके से आपने समझा कि वेरिएशन क्या होता है। जैसे एग्जामिनेशन रिजल्ट में वेरिएशन होना, वो क्या है? वेरिएशन हो गया। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे पर्सनल ट्रेट्स के कारण होता है। लेकिन वहीं दूसरे बिहेवियर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि व्यक्ति का बिहेवियर सिचुएशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसा सिचुएशन इंसान देखता है, उसी हिसाब से वो रिएक्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं सिचुएशनलिज्म, इसको बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन वो अपने बॉस के सामने सबमिसिव मैनर में बिहेव करता है। तो यही जो है ये जो है सिचुएशन है कि व्यक्ति है वो अपने बॉस से तो नहीं चिल्ला करके बात कर सकता, उनसे मिसबिहेव नहीं कर सकता, लेकिन वही व्यक्ति अपने घर पर हो सकता है अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ से वो गलत तरीके से बातचीत कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि वो बॉस पर नहीं चिल्ला सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस पर चिल्लाएंगे तो जो है हमारी जॉब जा सकती है या फिर कुछ भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है।
तो जो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव है उसका यह मानना है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर एक वर्ड बार बार आ रहा है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का एक सामान्य मतलब क्या हम समझेंगे? एट्रीब्यूट्स का मतलब समझिए एक फीचर, ठीक है, एक क्वालिटीज हो गए, जैसे कि फिजिकल फीचर। कोई भी व्यक्ति है उसके फिजिकल फीचर्स क्या है, वो स्ट्रांग है, ठीक है, कपड़े कैसे पहना हुआ है, ठीक है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, तो ये सब उसका अपना एक फिजिकल फीचर हो गया। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स का मतलब समझिए अ क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, और फीचर भी आप बोल सकते हैं फिजिकल फीचर। अब आइए समझते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं इनका असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं, जैसे कि रिएक्शन टाइम हो गया, किसी भी काम को या किसी चीज के प्रति रिएक्ट करने में क्या टाइम आपका लगा, रिएक्शन टाइम। और हैप्पीनेस, ऐसे जो सिंपल फिनोमिना होते हैं इसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स शामिल होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए जो पहला स्टेप है वो है असेसमेंट। अब यहाँ असेसमेंट से मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, यही हम इसी को बोला जाता है असेसमेंट। असेसमेंट से सिंपल सा यही मतलब है। और ये जो मेजरमेंट होता है ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर के अंतर्गत होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे मैंने कहा हरीश इज डोमिनेंट। तो अब यहाँ पर जो हरीश इज डोमिनेंट बोला गया है, तो यहाँ मतलब ये है कि हरीश किस हद तक डोमिनेंट नेचर का व्यक्ति है। अब ये जो असेसमेंट है ये दो तरीकों से होता है। पहला हो गया हमारा फॉर्मल असेसमेंट और दूसरा है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट में ऑब्जेक्टिविटी रहती है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और इनफॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, और इसमें हम अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी हम देते हैं। और जब हमारा ये असेसमेंट डन हो जाता है, इसके बाद हम प्रेडिक्शन पर आते हैं। प्रेडिक्शन मतलब क्या कि हरीश जो है वो फ्यूचर में किस तरह से व्यवहार करेगा। कहने का मतलब है कि हरीश के फ्यूचर में किसी भी इवेंट में, किसी भी काम में उसका व्यवहार किस तरह से होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि मान लीजिए हरीश को किसी टीम का लीडर बना दिया गया, तो इस बात की, अब क्योंकि हरीश डोमिनेंट नेचर का है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वो एक अथॉरिटेरियन लीडर की तरह काम करेगा। वो हमेशा अथॉरिटी अपनी उस टीम में दिखाएगा। कोई भी एट्रीब्यूट जिसको असेसमेंट करने के लिए हम चुनते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज होता है। एट्रीब्यूट्स जैसे कि जो है किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस अगर हम असेस कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पज होगा। किसी की पर्सनालिटी को हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पज होगा। किसी के जो है इंटरेस्ट प्रेफरेंस को हम असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ पर्पज होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है जो कि एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर नहीं ले आ रहा है, वो पढ़ने में वीक है, कमजोर है, तो अब अगर हमें ये चाहिए कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, तो हमें उसके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करना होगा। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसियों में, नेबरहुड में अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा है, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हम उसके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वहाँ पर असेसमेंट वहाँ हम करेंगे। और ऐसे ही मान लेते हैं कोई व्यक्ति पुअरली मोटिवेटेड है, वो उसका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो हमेशा डाउन रहता है, बहुत उदास रहता है, ठीक है, तो वहां पर हम उसके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस को हम असेस करते हैं।